लालच और ईमानदारी की एक कहानी। अंगदपुर नाम के एक गांव में रामदास नाम का एक ग्वाला रहता था। उसके पास 20 गायें थीं। वो अपनी गायों का दूध बेचकर अपनी जीविका चलाता था। रामदास एक ईमानदार ग्वाला था। उसने कभी दूध में पानी की मिलावट नहीं की। रामदास ने अपनी हर गाय के गले में एक घंटी बांध रखी थी। जो गाय जितनी सुंदर थी, उसके गले में घंटी भी उतनी ही कीमती बांधी जाती थी। रामदास रोज अपनी गायों को चराने के लिए पास के जंगल में ले जाया करता था और शाम ढलने से पहले उन्हें वापस ले आता। उसका दूध का व्यापार अच्छा चल रहा था। रामदास अपनी गायों से बहुत ही प्यार करता था और उनका खूब ख्याल रखता। एक दिन की बात है। सुबह सुबह रामदास अपनी गायों को जंगल ले जाने की तैयारी कर रहा था। वह एक एक गाय के गले में बंधी घंटियों को ठीक कर रहा था। तभी उसके पिता ने उससे कहा, बेटा, जंगल में अजनबी लोगों से सावधान रहा करना। जो लोग बहुत मीठी बातें करते हैं, अक्सर वही सबसे पहले धोखा देते हैं। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं ध्यान रखूंगा। लालच आदमी की आंखों पर ऐसा पर्दा डाल देता है कि फिर सही और गलत में फर्क नहीं दिखता। उसके बाद रामदास अपनी गायों को चराने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल पहुंचकर रामदास ने अपनी गायों को चरने के लिए छोड़ दिया और वहीं पर एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। उसकी गायें वहीं आसपास ही घास चरने लगी। गायों को चरते हुए अभी कुछ ही पल बीते थे कि तभी वहां पर एक अजनबी आदमी आया। उसने रामदास की गायों को देखकर कहा, अरे भाई, तुम्हारी गाय तो बहुत ही ज्यादा सुंदर और स्वस्थ है। इनके गले में लटकती हुई घंटियां तो और भी ज्यादा सुंदर हैं। हाँ, सो तो है। सारे गांव में सबसे ज्यादा सुंदर गाय मेरे पास ही है। तुम्हारी गाय के गले में बंधी हुई घंटी इतनी सुंदर है, इसकी कीमत क्या होगी? 100 रुपए की है। बस सिर्फ 100 रुपए की? मैं तुम्हें इस घंटी के 200 रुपए दे सकता हूँ। क्या ये घंटी तुम मुझे बेचोगे? ये बात सुनकर रामदास बहुत ही खुश हुआ। उसे तो बैठे बिठाए 100 रुपए का मुनाफा हो रहा था। उसने झट से वो घंटी गाय के गले से उतारी और उस अजनबी आदमी को थमा दी और 200 रुपए लेकर अपनी जेब में रख लिए। अब उसकी गाय के गले में कोई घंटी नहीं थी। इसके बाद वो अजनबी आदमी वहां से चला गया। अब उस गाय के गले में कोई घंटी नहीं थी। उस घंटी की टन टन से ही रामदास को इस बात का अंदाजा होता था कि वो गाय कहाँ पर चर रही है। पर अब वो अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया था कि गाय कहाँ पर है। बिना घंटी की गाय घास चरते चरते काफी दूर निकल गई। असल में वो अजनबी आदमी कहीं पर गया नहीं था, बल्कि वहीं पर छिपकर ये सारा दृश्य देख रहा था। अब उस अजनबी आदमी को मौका मिल गया और वो चुपचाप उस गाय को लेकर वहां से चला गया। असल में वो आदमी एक ठग था, जिसने घंटी की दुगनी कीमत देकर रामदास की गाय चुरा ली। रामदास को जब गाय कहीं पर नजर नहीं आई तो उसने बहुत देर तक उसे जंगल में ढूंढा, लेकिन कोई फायदा न हुआ। गाय तो ठग लेकर जा चुका था। अब काफी देर तक जब गाय नहीं मिली तो मायूस होकर रामदास बाकी गायों को लेकर अपने घर वापस आ गया। घर पहुंचकर उसने सारी बात अपने पिता को बताई। रामदास के पिता समझ गए कि वो अजनबी एक ठग था और वही गाय को चुराकर ले गया है। तब पिता ने रामदास से कहा, ठगी का सुख बहुत ही खतरनाक होता है। पहले तो ये हमें प्रसन्नता देता है और फिर बाद में हमें दुख देता है। तुम्हारे छोटे से लालच की वजह से हमारी गाय चली गई। रामदास अपने लालच के कारण
बहुत ही शर्मिंदा था। उसने अपने पिता से माफ़ी मांगी। कुछ देर तक सोचने के बाद उसके पिता ने कहा, वह ठग उस गाय को बेचने की कोशिश अवश्य करेगा। वह पक्का गांव के पशु बाजार में उस गाय को बेचने के लिए आएगा। कल हम दोनों गांव के पशु बाजार में जाएंगे। अगले ही दिन दोनों पिता पुत्र गांव के पशु बाजार में जा पहुंचे, जहां पर बहुत से पशु बिकने के लिए आए हुए थे। रामदास और उसका पिता पशु बाजार में अपनी गाय को ढूंढने लगे। बहुत देर तक ढूंढने के बाद रामदास को अपनी गाय नजर आ गई। वो ठग भी उसी गाय के साथ खड़ा था। वो गाय को बेचने के लिए ग्राहकों को बुला रहा था। उस ठग ने भी रामदास को देख लिया और वो चौकन्ना हो गया। दोनों पिता पुत्र अपनी गाय के पास पहुंचे और जाते ही उन्होंने ठग से कहा, ये गाय हमारी है, तुम इसे चुरा कर लाए हो। वो ठग भी भला कहाँ मानने वाला था। वो बोला, तुम दोनों ये क्या बात कर रहे हो? ये गाय तो पिछले 3 साल से मेरे पास है। अब मुझे थोड़ा पैसे की आवश्यकता है, इसलिए मैं गाय को बेच रहा हूँ। तब रामदास अपनी गाय की गर्दन पर हाथ फेरने लगा। गाय ने भी रामदास को पहचान लिया और जीभ से उसे चाटने लगी। रामदास बोला, देखो देखो, मेरी गाय ने मुझे पहचान लिया। इतने में वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। फिर रामदास के पिता ने कहा, अच्छा, माना कि पिछले 3 साल से ये गाय तुम्हारे पास है, तो फिर ये बताओ कि इसका बछड़ा कहाँ पर है? बछड़ा तो अभी कुछ दिन पहले ही मर गया था। यह सुनकर रामदास भागा भागा पशु बाजार से बाहर गया और जब वो वापस आया तो उसके साथ गाय का बछड़ा था। अपने बछड़े को देखते ही गाय ने ठग के हाथों से रस्सी को एक झटके से छुड़ाया और भागी भागी अपने बछड़े के पास पहुंच गई और उसे चाटने लगी। तब रामदास के पिता ने कहा, बछड़ा अगर मर गया है तो क्या ये गाय अपने बछड़े के भूत को देखकर भागी है? असल में तुम 1 नंबर के झूठे और चोर हो। ये गाय तो हमारी है और इसका सबूत ये है कि गाय का बछड़ा भी हमारे पास है और गाय भी हमें पहचानती है। अपनी पोल खुलते हुए देखकर वो ठग वहां से भागने लगा, परंतु वहां पर इकट्ठी हुई भीड़ ने उसे पकड़ लिया और उसे भागने नहीं दिया। उसकी जमकर पिटाई की गई। इसके बाद रामदास और उसके पिता अपनी गाय और बछड़े को लेकर वापस अपने घर की ओर चल दिए। रामदास अपनी गाय को वापस पाकर बहुत ही खुश था। घर वापस पहुंचकर उसने अपनी गाय के गले में फिर से एक सुंदर सी घंटी बांध दी और निश्चय किया कि अब कभी भी वो लालच में नहीं पड़ेगा, क्योंकि लालच ही सारी फसाद की जड़ है। दूसरी तरफ वो ठग जिसने वो गाय चुराई थी, वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। उसका नाम उधारी लाल था। उस घटना के बाद से भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और उसने अपने ठगी के काम को जारी रखा। एक दिन की बात है, उधारी लाल नाम का वो ठग जब शहर से एक बहुत बड़े व्यापारी को ठगने के बाद नोटों से भरा हुआ एक बोरा बैलगाड़ी में लेकर अपने गांव वापस लौट रहा था। ठगा हुआ धन उसकी बैलगाड़ी में रखे हुए एक बोरे में भरा था। वो बहुत ही खुश था। तभी उसकी नज़र दूर से आते हुए एक आदमी पर पड़ी। वो आदमी भी एक ठग था और उसका नाम था नगदी लाल। वो आदमी भी उधारी लाल के गांव का ही था। दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह से परिचित थे, लेकिन अंदर ही अंदर एक दूसरे के कट्टर दुश्मन भी थे। उसको देखते ही बैलगाड़ी पर बैठा हुआ ठग उधारी लाल मन ही मन घबराया और सोचने लगा, अरे ये तो नगदी लाल मालूम पड़ता है। अगर इसे मेरे पैसों के भरे हुए थैले के बारे में पता चल गया तो ये ज़रूर मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा।
दूसरी तरफ से आता हुआ ठग नगदीलाल भी उसे पहचान चुका था और वो भी यही सोच रहा था कि अरे ये तो उधारी लाल है, लगता है शहर से काफी तगड़ा हाथ मारकर वापस आ रहा है। जब वे दोनों एक दूसरे के नजदीक पहुंचे तो पैदल आता हुआ ठग नगदीलाल बोला, अरे भाई उधारी लाल, कहाँ से आ रहे हो? लगता है शहर से काफी तगड़ा हाथ मारकर वापस आए हो। उसकी बात सुनकर बैलगाड़ी पर आते हुए उधारी लाल को मन ही मन बहुत ही गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्से को छुपा हिया। अरे नहीं भाई, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तो ठगी का धंधा कब का छोड़ चुका हूँ। आजकल मैंने गल्ले का छोटा मोटा व्यापार शुरू कर लिया है। बस भाई किसी तरह से गुजारा कर रहा हूँ। शायद अनाज को शहर की मंडी में ले जाने के लिए तुमने ये बैलगाड़ी खरीदी होगी। हाँ भाई, लेकिन आज मेरी किस्मत खोटी निकली। अनाज की एक ही बोरी लेकर शहर गया था और वो भी नहीं बिकी। अरे भाई, व्यापार में तो मंदा गरम चलता ही रहता है, लेकिन ये व्यापार तुमने अच्छा शुरू किया। मैं भी ठगी का काम छोड़कर यही गल्ले का व्यापार करने की सोच रहा हूँ, लेकिन तजुर्बा नहीं है, इसलिए चाहता हूँ कि तुमसे सलाह ले लूँ। हाँ हाँ जरूर, जब जी चाहे मेरे घर चले आना। ठीक है भाई, अभी तो मैं शहर जा रहा हूँ, वापस लौटकर तुमसे अवश्य मिलूंगा। इसके बाद दोनों ने आपस में विदा ली और फिर उधारी लाल ने अपनी बैलगाड़ी को आगे बढ़ा दिया। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद पैदल जा रहा नगदीलाल ही मन बुदबुदाया सोचने लगा, मुझे मूर्ख समझता है, नोटों से भरी हुई बोली को अनाज की बोरी बता रहा है। मैंने भी इसे 2 का पहाड़ा नहीं पढ़ाया तो मेरा नाम नगदीलाल नहीं। मन ही मन उसने एक योजना बनाई और अपना जाल बिछाया। उधारी लाल अपनी बैलगाड़ी आगे बढ़ा ही रहा था कि कुछ दूर चलते ही सड़क के किनारे उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वो बैलगाड़ी रोककर नीचे उतरा। पास जाकर देखा तो मिट्टी पर 2-3 चांदी जैसे चमकते सिक्के पड़े हुए थे। उधारी लाल ने इधर उधर नजर दौड़ाई, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। वो झुककर सिक्के उठाने ही वाला था कि अचानक रुक गया। अरे नहीं, आजकल बिना वजह कोई चीज सड़क पर नहीं मिलती, कहीं ये भी कोई चाल ना हो। वो थोड़ा पीछे हटा और फिर सिक्कों को वहीं छोड़कर बैलगाड़ी पर बैठ गया। बैलगाड़ी आगे बढ़ी। झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ नगदीलाल ये सब देख रहा था। वो मन ही मन बुदबुदाया, सीधे साधे जाल में फंसने वाला नहीं है। ठीक है उधारी लाल, अब थोड़ा बड़ा लालच दिखाना पड़ेगा। नगदीलाल ने अपनी पोटली को टटोला और हल्की मुस्कान के साथ बोला, सिक्के नहीं, अब की बार ऐसी चीज रखूंगा जिसे देखकर बैलगाड़ी भी भूल जाए। इतना कहकर वो कच्चे रास्ते की ओर मुड़ा और तेजी से आगे बढ़ गया। अब वो बैलगाड़ी पर जा रहे उधारी लाल से आगे निकलने के लिए एक कच्चे रास्ते पर दौड़ पड़ा। उसने अपने कंधे पर लटकी हुई पोटली को खोला, उसमें से एक चमचमाती हुई कशीदेदार एक जूती निकाली और सड़क के बीचों बीच रख दी। और फिर दोबारा वो तेजी से कच्चे रास्ते से होता हुआ आगे बढ़ने लगा। काफी देर तक चलने के बाद वो वापस सड़क पर आ पहुंचा और अपनी पोटली से उसने जोड़ी की दूसरी जूती भी निकालकर सड़क के बीचों बीच रख दी। उसके बाद वो नज़दीक की झाड़ियों में जाकर छिप गया। वो मन ही मन अपनी योजना के बारे में सोच रहा था कि उधारी लाल को अपनी बैलगाड़ी से पहले वाली जूती तक पहुंचने में सड़क से लगभग 1 घंटा लग जाएगा, जबकि कच्चे रास्ते से वहां पर पहुंचने में सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। और फिर समय की बचत और लालच में आकर वो वहां तक पैदल ही जाएगा। इतनी देर में मैं उसका माल लेकर रफू चक्कर हो जाऊंगा। थोड़ी देर के बाद बैलगाड़ी पर आता हुआ उधारी लाल उस पहले वाली जूती के पास पहुंचा। सड़क के बीच में पड़ी हुई जूती को देखकर वो तुरंत बैलगाड़ी से उतरा।
उसने जूती उठाई और फिर दूसरी जूती के लिए इधर-उधर नजर दौड़ाने लगा, लेकिन उसे दूसरी जूती आसपास कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। तो उसने सोचा, भला एक जूती का मैं क्या करूँगा। उसने उस जूती को वहीं पर रख दिया और वापस बैलगाड़ी पर चढ़कर आगे बढ़ चला। लगभग 1 मील आगे चलने के बाद उसे सड़क के बीचों बीच वो दूसरी जूती चमकती हुई नजर आई। जब उसने जूती को देखा तो मन ही मन सोचने लगा, अरे ये तो पहले वाली जूती की जोड़ीदार मालूम पड़ती है। मैं भी कितना मूर्ख हूँ, अगर वो जूती मैंने उठा ली होती तो मेरे पास एक कीमती और सुंदर जूतियों का जोड़ा होता। लेकिन अब मैं अपनी बैलगाड़ी पर पहले वाली जूती को लेने जाता हूँ तो कम से कम 1 घंटा लग जाएगा और हो सकता है इसी बीच कोई दूसरा उस जूती को उठाकर ले जाए। परंतु मैं अगर कच्चे रास्ते से दौड़कर जाऊं तो उस जगह तक पहुंचने में मुझे सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। अचानक उसके दिमाग में जब ये विचार आया तो उसने अपनी नज़रें इधर-उधर दौड़ाईं। जब उसे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया और उसे इस बात की संतुष्टि हो गई तो उसने सड़क के किनारे थोड़ा अंदर ले जाकर अपनी बैलगाड़ी को एक पेड़ से बांध दिया और फिर पहले वाली जूती लाने के लिए कच्चे रास्ते पर दौड़ पड़ा। उधारी लाल के वहां से जाते ही झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ ठग नगदी लाल झटपट वहां से बाहर आया। उसने नोटों से भरी हुई बोरी को अपने कंधों पर लादा और फिर सटासट वहां से दौड़ लगा दी। जूती वाले खेल के बाद नगदी लाल तेज कदमों से अपने घर की ओर बढ़ रहा था। उसके कंधे पर नोटों से भरी हुई भारी बोरी लटकी हुई थी। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा अंदर से बंद किया और बोरी को जमीन पर पटक दिया। नोटों की सरसराहट कमरे में गूंज उठी। नगदी लाल की पत्नी चूल्हे के पास बैठी थी। उसकी नज़र अचानक उस बोरी पर पड़ी। वो कुछ पल चुप रही। उसकी आंखें बोरी पर जमी रहीं। उसने कोई सवाल नहीं किया, बस सांस गहरी हो गई। कुछ देर बाद वो धीमी आवाज में बोली, इतना सारा धन एक ही बार ने? नगदीलाल ने बोरी खोलकर नोटों की एक गड्डी बाहर निकाली और हंसते हुए बोला, देख रही हो, किस्मत ने आज दरवाजा खुद खटखटाया है। पत्नी ने पास आकर डरते डरते बोरी के भीतर झांका। नोटों का ढेर देखकर उसके चेहरे पर खुशी नहीं, घबराहट आ गई। जो धन मेहनत से नहीं आता वो अक्सर चैन से नहीं टिकता। नगदीलाल की हंसी थोड़ी तेज हो गई। अरे बस करो, हर बात में डर क्यों ढूंढ लेती हो? अगर वो आदमी वापस लौट आया तो? अगर किसी ने हमें देख लिया तो? नगदीलाल का चेहरा पल भर के लिए गंभीर हुआ। फिर उसने बात टालते हुए कहा, इसलिए तो सावधानी जरूरी है। वो इधर उधर देखने लगा, मानो दीवारें भी सुन रही हूँ। इतना बड़ा धन हमारे लिए आशीर्वाद भी हो सकता है और अभिशाप भी। तू औरत है, तुझे इन बातों की समझ नहीं। डरपोक मत बनो। पत्नी चुप हो गई, लेकिन उसके आंखों का डर और गहरा हो गया। कुछ पल बाद नगदीलाल बोला, तुम ये बोरी भूसे के ढेर में छिपा दो और मैं बाग वाले पुराने कुएं में छिप जाऊंगा। अंधेरा है, गहरा है, कोई नहीं ढूंढ पाएगा। कुआं? वहां सांस कैसे लोगे? जहां इतना धन हो वहां थोड़ा डर झेलना ही पड़ता है। पत्नी ने मजबूरी में सिर हिला दिया। उसके चेहरे पर साफ लिखा था डर, शंका और अनहोनी का अंदेशा। नगदीलाल कुएं की ओर बढ़ गया और पत्नी नोटों की बोरी को उठाकर भूसे के ढेर की तरफ चल दी। दूसरी तरफ जब ठग उधारी लाल जूती लेकर वापस लौटा तो बैलगाड़ी में नोटों की भरी हुई बोरी को गायब देखकर उसके तो होश ही उड़ गए, लेकिन जल्दी ही उसने अपने आप को संभाला। उसे समझते देर न लगी कि ये सारी कारस्तानी उस ठग नगदीलाल की ही हो सकती है। फिर वो बैलगाड़ी पर सवार होकर नगदीलाल के घर की तरफ चल दिया। काफी देर के बाद शाम होते होते वो अपने गांव पहुंचा और सीधा नगदीलाल के घर गया। वहां पहुंचने पर उसने नगदीलाल के बारे में उसकी पत्नी से पूछा तो उसकी पत्नी ने वही जवाब दिया जो नगदीलाल ने उसे समझाया था। उधारी लाल को ये समझते हुए देर न लगी कि नगदीलाल की पत्नी साफ झूठ बोल रही थी। वो मन ही मन विचार करने लगा कि अरे ये औरत तो साफ झूठ बोल रही है, जरूर वो कहीं पर छिप गया है। खैर, कब तक छिपेगा, मैं भी उसका पता लगा ही लूंगा। मैंने भी उसे 4 का पहाड़ा न पढ़ाया तो मेरा नाम भी उधारी लाल नहीं। यही सोचता हुआ उधारी लाल मन महसूस कर अपने घर वापस आ गया।
उसके बाद उधारीलाल रोज सवेरे नगदीलाल के घर जाता, उसकी पत्नी से नगदीलाल के बारे में पूछता और हमेशा उसे एक ही जवाब मिलता कि वो तो अभी लौटकर आए नहीं हैं, और उधारीलाल निराश होकर वापस लौट जाता। कुछ दिन बीतने के बाद उधारीलाल ने नगदीलाल की पत्नी पर नजर रखने की ठान ली। वो उसकी हर गतिविधि पर नजर रखने लगा। उसने एक दिन देखा कि नगदीलाल की पत्नी हाथ में एक पोटली लेकर कहीं पर जा रही थी। वो उसका पीछा करने लगा। उसने देखा कि वो एक बाग के अंदर प्रवेश कर गई और कुएं की ओर बढ़ने लगी। उधारीलाल बड़े ध्यान से उसे देखने लगा। उसने आगे देखा कि नगदीलाल की पत्नी ने अपनी पोटली को एक रस्सी के सहारे कुएं में लटका दिया। उधारीलाल समझ गया कि नगदीलाल उसी कुएं में है और उसकी पत्नी उसके लिए भोजन लेकर आती है। ये सब देखकर उधारीलाल वापस चला गया। अगले दिन वो योजना बनाकर खुद सूखी रोटियां लेकर बाग में नगदीलाल की पत्नी के आने से पहले ही कुएं पर पहुंच गया और फिर उसने पोटली को रस्सी के सहारे लटकाया और नगदीलाल की पत्नी की आवाज निकालते हुए कहने लगा, लो जी, रोटियां ले लो। अब क्योंकि वो एक ठग था तो उसके लिए दूसरों की आवाज निकालना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। नगदी ने तुरंत पोटली रस्सी से खोल ली, किंतु उसके अंदर सूखी रोटियां देखकर वो गुस्से में चीख उठा। वो गुस्से में चिल्लाने लगा, अरे कमबख्त, आज ये सूखी रोटियां लेकर क्यों आई हो? क्या घर में घी का अकाल पड़ गया है? उधारीलाल ने तुरंत औरत की आवाज में कहा, घी का तो अकाल नहीं पड़ गया, लेकिन पैसों का अकाल अवश्य पड़ गया है। घर में घी खरीदने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, इसीलिए मैं ऐसी रोटियां लेकर आई हूँ। कुएं के अंदर बैठा हुआ नगदीलाल हैरान होकर बोला, क्या घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है? अरे भाग्यवान, तेरी मति तो खराब नहीं हो गई? अभी जो मैं इतना सारा धन कमा कर लेकर आया था, उसका क्या हुआ? क्या उन नोटों के बोरे में तुमने आग लगा दी? नोटों की बात सुनकर उधारीलाल की आंखों में चमक आ गई, लेकिन उसने अपनी प्रसन्नता को दबाते हुए फिर से औरत की आवाज में कहा, मैं तो भूल ही गई कि तुमने वो धन कहाँ पर छुपाया है। अरे भाग्यवान, मेरे कहने पर ही तो तूने उसे भूसे की ढेर में छुपाया था। ओहो, अब याद आ गया। सच में मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा, अब मैं जाती हूँ। कल से तुम्हारे लिए घी में चुपड़ी हुई रोटियां लेकर आऊंगी। इतना कहकर उधारीलाल वहां से खिसक गया। थोड़ी देर के बाद नगदीलाल की पत्नी आई और उसने रस्सी लटका दी और रोटियां लेने के लिए आवाज देने लगी। अपनी पत्नी की आवाज सुनकर भीतर छिपा हुआ नगदीलाल चौंक पड़ा और बोला, अरे भाग्यवान, आज क्या सचमुच तेरी याददाश्त कमजोर हो गई है? अभी तो थोड़ी देर पहले तू मुझे रोटियां देकर गई थी, अब दोबारा क्यों ले आई? क्या कहते हो जी? मैं तो पहली बार ही रोटियां लेकर आई हूँ। अगले ही क्षण एक विचार आते नगदीलाल ने कहा, जल्दी से मुझे बाहर निकालो। नगदीलाल की पत्नी ने रस्सी खींचकर उसे बाहर निकाला। बाहर निकलते ही नगदीलाल ने घर की तरफ दौड़ लगा दी। दौड़ते दौड़ते उसकी पत्नी ने पूछा, अरे क्या हुआ, कुछ बताओगे भी? नगदीलाल ने कहा, बोलो मत, चुपचाप मेरे पीछे चली आओ। मुझे लगता है कि सब गुड़ गोबर हो गया। घर पहुंचते ही सचमुच नगदीलाल ने अपना माथा पीट लिया। वो नोटों का बोरा वहां से गायब था। उसकी पत्नी ने आश्चर्य से कहा, हाय, वो नोटों की बोरी कहाँ बगी? अरे गई नहीं, बल्कि उधारीलाल का बच्चा हमें गच्चा देकर ले गया। अफसोस तो यह है कि मैंने अपने भी कुछ पैसे उसमें रख दिए थे और वो भी चले गए, और साथ ही साथ मेरी कीमती जूतियां भी इस चक्कर में चली गईं। इस तरह से एक ठग ने दूसरे ठग से अपना बदला ले लिया।